हेलो। 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 देखिए, जो लोग लाइव क्लास पढ़ रहे हैं भाई, बता दिया जाए। कुछ टेक्निकल कारणों से आपका क्लास में लेट हो गया है, यानी कुछ तकनीकी कारणों से आपका क्लास थोड़ा लेट चल रहा है। देखिए, आपका जो चल रहा था सब्जेक्ट, वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, और उसमें आपका जो पढ़ाया जा रहा था वह सुरक्षा परिषद, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के बारे में आपका कुछ सामान्य बातें भी बताई गई थी कि सुरक्षा परिषद यूएनओ का कार्यपालिका कही जाती है, यानी कि विश्व कार्यपालिका कही जाती है। और इस अंग द्वारा ही न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को लागू कराया जाता है। इसमें जो सदस्य संख्या है वह मूल रूप से 11 थी, और आपका बाद में बढ़ाकर 15 की गई, 15। 5 अस्थायी सदस्य हैं इसमें और 10 अस्थायी। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, अब सुरक्षा परिषद के बारे में आपका सेक्शन 23 नहीं, अनुच्छेद 23 बताया गया था। आर्टिकल 23 पूछा भी गया है कि सुरक्षा परिषद की गठन या स्थापना के बारे में किस आर्टिकल में प्रावधान है। तो आर्टिकल 23 फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी आपका संयुक्त राष्ट्र के सदस्य किसको सौंपे हैं। तो आर्टिकल 24 याद रखना है। और किसको सौंपा गया है प्राथमिक जिम्मेदारी, सुरक्षा परिषद। अनुच्छेद भी ज्यादा पूछा गया है। इसके बाद आपका जब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेंटेन रखने की कार्यवाही सुरक्षा परिषद करती है, तो आपका जो यूएनओ के सिद्धांत हैं और प्रयोजन हैं, यानी कि आर्टिकल 1 में प्रयोजन और आर्टिकल 2 में प्रिंसिपल, इन प्रयोजनों और सिद्धांतों का पालन करते हुए ही ये कार्य करेगी। मैंने आपका बाहर नहीं जाना है। इसके बाद आर्टिकल 25 बताया गया था कि जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के देश हैं, ये स्वीकार करते हैं कि वे सुरक्षा परिषद जो भी निर्णय करेगी उसको स्वीकार करेंगे और उसका पालन करने के लिए रजामंद है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी में आ चुका है। और अनुच्छेद याद रखना है 25, इधर काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आइए 27 हम बता रहे थे। क्वेश्चन देखिए 27 में कैसे पूछा गया है, फिर एक बार इसको कवर करिए। आपका ये पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद में वेटिंग या मतदान की पद्धति का उल्लेख कहाँ किया गया है। पहला क्वेश्चन तो यही बना है कि सुरक्षा परिषद में मतदान के बारे में प्रावधान यूएनओ के किस आर्टिकल में किया गया है। तो पहला क्वेश्चन आप मारेंगे आर्टिकल 27। इसी से कोरिलेट करके आपका यूपीजे में एक महासभा से क्वेश्चन बना है, और क्वेश्चन ये बना है कि महासभा में मतदान की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो वह आर्टिकल 18 है। यानी कि जब भी 27 पढ़िएगा
कम से कम आपका महासभा भी याद रखिएगा, ये भी यूपीजे में क्वेश्चन अनुच्छेद पूछा गया है। तो महासभा में वोटिंग अगर पूछ ले तो अनुच्छेद 18, और अगर आपका पूछ ले सुरक्षा परिषद में तो 27। सुरक्षा परिषद में 15 जो मेंबर हैं उनका एक एक मत होगा कि दो दो की तीन तीन एक मत होगा। इसके बाद आपका दो मामले हम बताए थे और वहीं आपको कवर भी करना है। हाँ, बहुमत एक बार पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए कम से कम कितने बहुमत की आवश्यकता। एक झाग कर दीजिए, नीचे वाला निकाल दीजिए, खींच दीजिए, रो खींचिए जो। देखिए, आपका बहुमत भी पूछा गया है कि किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए कम से कम कितना बहुमत चाहिए। तो 11 में से कितना बहुमत मिल जाएगा तो प्रस्ताव पास हो जाएगा? 9। भाई याद रखिए, कम से कम कितना? 9। दो मामले फिर हम बता रहे हैं। डबल वीटो, ये कई बार पूछा गया है। आपका क्वेश्चन ये बना है कि वीटो या नकारात्मक मत या निषेधाधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 27 मार्क कराइएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है, बना भी है, कि दोहरा वीटो या डबल वीटो का अधिकार, डबल वीटो का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो वह भी 27 में ही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, डबल वीटो का अधिकार किसको प्राप्त है। तो सुरक्षा परिषद के केवल और केवल 5 अस्थायी सदस्यों को। अब कैसे डबल वीटो या 2 बार नकारात्मक। सबसे अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग अधिक बार किसने किया है। तो रूस मार्क। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि एक एक लाइन या वाक्य जो है आप जाकर देखिए। ये सब क्वेश्चन आपका नेट में भी काम करेगा। जो लोग एलएलएम प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा काम करेगा। जो लोग जे देना चाहते हैं इस बार, आपका अगले माह आ ही जाएगी, उनके लिए भी काफी अच्छा काम करेगा। तो प्रयास ये करिए कि एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है और आपका ये जो लाइनें हैं इसको मिस ना करिए। देखिए अगला भाई, आपका डबल वीटो हमने बताया था, उसी को थोड़ा भारत में कोरिलेट करना था और उसी को हम फिर से बता रहे हैं। अगर प्रोसीजरल मामला है, देखिए आपका 2 प्रकार के मामले हमने बनाए थे। एक प्रोसीजरल, यानी कि उसको हमने हिंदी में लिखा था प्रक्रियात्मक, प्रक्रियात्मक या प्रोसीजरल, और दूसरा हमने बनाया था अन्य मामले। अन्य मामले जो बेयर एक्ट में लिखा है वह अन्य मामले लिखा है। तो एक मामला प्रोसीजरल हो गया, तो आपका जो इसके विपरीत अन्य मामले होंगे तो हम उसको कहते हैं गैर प्रक्रियात्मक या नॉन प्रोसीजरल। तो अन्य मामले को हम क्या लिख रहे हैं? गैर प्रक्रियात्मक। तो आपका यही समझना है फिर से डबल वीटो 2 बार नकारात्मक मत कैसे दिया जाता है। देखिए, अगर कोई मैटर या विवाद या कोई विषय अगर प्रोसीजरल दे दे, यानी कि प्रक्रियात्मक दे दे, भी क्वेश्चन आ चुका है। कोई अगर मैटर प्रक्रियात्मक है, प्रोसीजरल है, तो वह कितने मतों से पास होगा। तो कम से कम 9 मत चाहिए। अब इसमें जो आपका टेक्निकल क्वेश्चन बना है कई बार कि 9 मत में 5 अस्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत भी आवश्यक है, आवश्यक नहीं है।
तो फिर दिमाग में बैठा लीजिए, अगर प्रोसीजरल मामला है तो किसी भी 9 सदस्य का मत अस्थाई जो 5 सदस्य हमने बताए हैं उसका सकारात्मक मत होना आवश्यक नहीं है। लेकिन जैसे ही मामला अगर नॉन प्रोसीजरल हो, गैर प्रक्रियात्मक हो, या जो बेयर एक्ट की भाषा है अन्य मामले, तो ऐसी दशा में वह जो उस मामले में जब कोई संकल्प पास होगा तो 9 कम से कम मेंबरों का सकारात्मक मत आवश्यक है, और इस 9 मेंबर में जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनका भी सकारात्मक मत का होना आवश्यक है। अब देखिए कौन सा मामला प्रक्रियात्मक है, कौन सा मामला गैर प्रक्रियात्मक, इसका स्पष्ट वर्णन यूएनओ में डिटेल में नहीं है। तो जो सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है वह ये डिसाइड करता है विवाद होने पर, ये पूछ सकता है कि कौन सा मामला प्रक्रियात्मक है, कौन सा मामला गैर प्रक्रियात्मक, इसका निर्धारण कौन करता है, तो सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष करता है। तो मान लीजिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हो गए और अध्यक्ष ने ये डिसाइड किया कि ये मामला प्रोसीजरल है, तो इसका मतलब कि 15 में से कोई भी 9 मेंबर अगर पक्ष में मत दे देता है तो ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। तो जो ये 5 अस्थायी सदस्य हैं ये अध्यक्ष के फैसले का विरोध करेंगे, 5 में से कोई, और 5 में से कोई विरोध करेंगे, और जैसे ही और विरोध करके नकारात्मक मत देंगे, अर्थात ये मत देंगे कि हम इसे प्रक्रियात्मक नहीं मानते, तो जैसे ही 5 अस्थायी सदस्यों में से कोई एक अपना नकारात्मक मत अध्यक्ष के निर्णय पर दे दिया, ये पहला वीटो का प्रयोग कर दिया, कौन था पहला, तो वह मामला तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा और प्रक्रियात्मक से किस में चला जाएगा, गैर प्रक्रियात्मक। और अगर कोई मामला नॉन प्रोसीजरल में पहुंच गया तो ऐसी दशा में उसे पास करने के लिए 9 सकारात्मक मत तो होने ही चाहिए, लेकिन 9 में जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनका भी सकारात्मक मत, पॉजिटिव मत आवश्यक होगा। तो जब दूसरी बार वोटिंग होगी गैर प्रक्रियात्मक मामला मानकर, तो अगर वही देश पुनः नकारात्मक मत दे देता है तो ऐसी दशा में वह प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा। तो एक देश को कितनी बार नकारात्मक मत देने का आपका अधिकार मिला, 2 बार, लेकिन कौन किसको मिला है ये अधिकार, सबको नहीं, किसको, तो अब आप लोग बताइए, कल भी बताया गया, पहला नकारात्मक मत या निषेधाधिकार मत या पहला वीटो का प्रयोग क्यों किया गया, ताकि प्रोसीजरल मामला किस में कन्वर्ट हो जाए, नॉन प्रोसीजर। और दूसरा वीटो का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि जो गैर प्रक्रियात्मक मामला हो गया है आपका, उसको पास होने से क्या किया जाए, रोका जाए। अब किसी को भाई समस्या हो तो बताइए, 1-2 और पॉइंट आता है। 2 पॉइंट ये आता है कि मतदान मने आपका सुरक्षा परिषद की बैठक से अनुपस्थित रहना और सुरक्षा परिषद की बैठक में रहना लेकिन मतदान से विरत रहना। तो क्या अगर कोई सुरक्षा परिषद का अस्थाई मेंबर सुरक्षा परिषद से अनुपस्थित रहता है, बाइकाट कर दिया कि हम उपस्थित नहीं रहेंगे, या सुरक्षा परिषद में उपस्थित तो हैं लेकिन न तो फेवर में मत दिया और न ही विरोध में, तो क्या उसे वीटो का प्रयोग किया हुआ माना जाएगा
कि नहीं माना जाएगा, तो क्या बताया गया था कल, नहीं माना जाएगा। यानी कि फिर एक बार देखिए, अगर आप अनुपस्थित हैं या उपस्थित हैं लेकिन मतदान से विरत रहते हैं, मतदान नहीं करते, इसका मतलब कि आपने वीटो का प्रयोग नहीं किया। ये भी भाई पूछा जा चुका है, सतर्क रहना है। इसको हमें कोलेट करना था भारत से। थोड़ा भारत का नियम देखिए। आपका एक वीटो कल जो पॉकेट वीटो था, जेबी वीटो, वही भूल रहा था, लेकिन आज उसको भाई बता दिया जाए आपका। देखिए आईएएस में भी ये क्वेश्चन संविधान से बना है, थोड़ा सतर्क रहना है। देखिए पहले तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति को देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 प्रकार के वीटो का अधिकार है। अब चारों पहले देखिए। पहला आपका जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो कहते हैं। दूसरा एब्सोल्यूट वीटो यानी कि आत्यांतिक वीटो, पूर्ण वीटो। तीसरा निलंबनकारी यानी कि सस्पेंशन वीटो यानी कि निलंबनकारी वीटो। और चौथा विशेषाधिकृत वीटो। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 वीटो प्राप्त है आपका, और चारों को आपका कह सकते हैं कि एक एक लाइन समझिए। जेबी वीटो का मतलब ये हुआ कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति वहां की संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर न तो अनुमति देने से इनकार करता है, न ही अनुमति देता है, बल्कि वैसे ही रखा रहता है, तो ये कहा जाता है कि वह किस वीटो का प्रयोग किया है, जेबी। यानी कि मेज पर छोड़ दीजिए, पॉकेट में नहीं रखा जाता, मैंने उसको माना जाता है। ये नहीं कि कह दीजिए पॉकेट में रख लिया गया, वैसे ही ऑफिस में छोड़ दिया, ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, कुछ नहीं। इसको कौन सा वीटो कहेंगे, पॉकेट। दूसरा देखिए भाई, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने से इनकार कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, कि हम इस विधेयक पर अनुमति नहीं देंगे। तीसरा निलंबनकारी वीटो, यानी कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति विधेयक को संसद को लौटा देता है, कांग्रेस कहते हैं वहां की संसद को, संसद को लौटा देता है कि संसद इस विधेयक पर पुनर्विचार करे, फिर से एक बार क्या करे, विचार करे, तो उस विधेयक, उस वीटो को हम क्या कहते हैं, निलंबनकारी वीटो। और एक आपका विशेषाधिकृत वीटो है, अंत में पास होता है तो 10 दिन का समय रहता है, और राष्ट्रपति चाहे तो अनुमति नहीं देता है उस समय, और विधेयक लैप्स कर जाता है। कुछ नियम है, उतना नहीं डिटेल में जानना है। भारत में जहां तक बात है, भारत में आ जाइए। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल को वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो अगर आपका ये पूछे कि भारत, देखिए आपका कोरिलेट करके भाई आईएएस में बनता है, अब तो भाई जे में भी आने लगा है, बिहार इत्यादि में। अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 वीटो हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को केवल और केवल कितने वीटो का हक है, 3। लास्ट वाला हटा दीजिए। अब आइए आपका देखा जाए, भारत के राष्ट्रपति को जो वीटो का अधिकार प्राप्त है वह आर्टिकल 111 में दिया गया है। अगर कोई संघ का कानून है तो भारत के राष्ट्रपति को जो वीटो का अधिकार है वह आर्टिकल 111 यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 पहला अनुच्छेद याद रखें। अगर राज्य विधानमंडल ने कोई विधेयक पास किया है और राज्यपाल ने उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा है, तब राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार है, आर्टिकल 201।
और राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति देता है। तो अगर यही क्वेश्चन राज्यपाल आ जाए तो राज्यपाल को किस आर्टिकल में वीटो का हक है? आर्टिकल 200। तो 3 अनुच्छेद ऐसे मिले जहां की वीटो का हक है। तो राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत? 2 आर्टिकल। कौन कौन? 111 और कौन सा? तो दोनों में अंतर क्या है पूछ ले इंटरव्यू में, तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद 111 संघ द्वारा बनाए गए कानून यानी कि संसद द्वारा, और अनुच्छेद 201 राज्य विधान मंडल। और राज्यपाल या गवर्नर को किस आर्टिकल में प्राप्त है? तो कौन सा आर्टिकल मार्क कराएंगे? 200। अब भारत के राष्ट्रपति को केवल और केवल 3 वीटो प्राप्त है। तो आइए इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति ज्यादा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि वीटो के मामले में किसका अधिकार व्यापक है और किसका सीमित है। पीसीएस में भी ऐसा क्वेश्चन अब आ रहा है। तो आप लोग बताइए किसका अधिकार व्यापक हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति का कि भारत के? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को कितने वीटो हैं? 4, और भारत के राष्ट्रपति को 3। तीनों देखिए कैसे क्या किया जाता है भाई। एक आपका एक लाइन देखिए आपका, जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो आर्टिकल 111 ये कहता है कि वह विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति या तो उस पर अपनी अनुमति देगा तो दे देगा, तो भाई कोई बात नहीं, वह विधेयक एक्ट बन गया, या अपनी अनुमति विधारित करेगा। विधारित करना मतलब होल्ड करना। होल्ड करना मतलब कि आपका दिया नहीं है, तो दिया नहीं है तो क्या कर सकता है भाई? अगर विधारित करना, होल्ड करना, यहीं से 2 वीटो निकल गए आपके। होल्ड किया मतलब पकड़े रहा, तो होल्ड विधारित कर सकता है। या इसका मतलब ये हुआ कि या तो वह अनुमति देने से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया। तो जब बताइए पूर्ण रूप से इनकार कर दिया विधेयक पर अनुमति देने के लिए, तो किस वीटो का राष्ट्रपति ने प्रयोग किया? एब्सोल्यूट वीटो, पूर्ण वीटो, आत्यांतिक। और राष्ट्रपति न तो अनुमति दे रहा है और न ही अनुमति देने से इनकार कर रहा है। राष्ट्रपति के ऑफिस में वैसे ही विधेयक पड़ा हुआ है, तो किस वीटो का प्रयोग किया राष्ट्रपति ने? जेबी या पॉकेट। और एक पॉइंट और है, आप अनुच्छेद 111 में देखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे तो संसद को एक बार पुनर्विचार के लिए विधेयक को क्या कर सकता है? लौटा सकता है। कितनी बार लौटा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो क्या मार्क कराएंगे? केवल 1 बार। और उसके बाद अगर पास कर देता है तो अब तो भाई बात है भाई, इतना कम से कम याद रखिए। तो जब एक बार भारत का राष्ट्रपति संसद को रिटर्न करता है कि आप अपने विधेयक जो पास किए हैं एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, तो इसको कौन सा वीटो कहते हैं? निलंबनकारी। तो अब किसी को भाई समस्या हो तीनों में तो बताइए। एक लाइन उदाहरण देकर आर्टिकल वाइज बताया गया। तो आपका यूएनओ चार्टर का अनुच्छेद 27 याद रखना है। और भारत में कितने अनुच्छेद? 3 अनुच्छेद। एक आपका एक संघीय कानून और 2 के कानून के लिए राज्य के। अगला देखिए आपका भाई, अगला देखा जाए आपका मतदान के बाद क्रिया विधि देखा जाए। देखिए क्रिया विधि अनुच्छेद 28 देखिए, सुरक्षा परिषद का गठन इस प्रकार किया जाएगा कि वह निरंतर कार्य करती रह सके और इस प्रयोजन के लिए
सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व हर समय संघ स्थान पर उपस्थित रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सुरक्षा परिषद का आपका गठन इस प्रकार किया जाएगा कि वह 24 घंटा काम कर सके, यानी कि आपातकाल में अगर तुरंत बैठक बुलानी हो तो सभी सदस्यों को पास पास ही रखा जाए मुख्यालय के, ताकि जब भी चाहें तब बैठक क्या किया जाए, बुला लिया जाए। तो आपका कौन सा ऐसा अंग है कि जब चाहे तब बैठक बुलाएगा और निरंतर कार्य करता रहेगा बिना रुके? तो कौन सा? सुरक्षा परिषद। तो महासभा का अधिवेशन कब से शुरू होता है? निरंतर नहीं चलती महासभा। तो महासभा के बारे में कोलेट करिए, आपका इसी महीने से शुरू होता है। तो सितंबर के चौथे मंगलवार, हाँ तीसरे मंगलवार, और तीसरे मंगलवार से शुरू है। विश्व के बड़े बड़े नेता जाकर अपना पचौरा करेंगे, पचौरा का 193 चौरा करेंगे, क्योंकि 193 देश है, उसमें अफगानिस्तान निकाल दीजिएगा। अब पता ना अभी जा कि न जाए। 192 अभी जाकर क्या करेंगे? मोदी जी भी पहुंच ही गए हैं, कल भाषण देंगे ही, अब कुछ न कुछ बोलेंगे ही। कुछ पाकिस्तान को लताड़ेंगे, कुछ चीन को लताड़ेंगे, और ज्यादा किसको लताड़ेंगे? हाँ पाकिस्तान को। चीन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आगे देखिए भाई, आपका सुरक्षा परिषद की, हाँ एक और इसमें जोड़ लेना है। आप लोग उत्तराखंड पुलिस एक्ट भी पढ़ रहे हैं, तो पुलिस बताइए कितने घंटे काम करती है? 1 घंटा, 2 घंटा निरंतर? तो क्या बताया गया था? 2 घंटा की 24 घंटा? 24 घंटा पुलिस अपने कर्तव्य पर क्या रहेगी? और देखिए 24 घंटा थी, और बाबा जब आत्महत्या किए तो चारों गार्ड गायब, यानी कि गार्डों का पता नहीं। तो गार्ड होते हैं अपना मौज मस्ती करते रहते हैं, जाए बाबा चूल्हे भाड़ में भाई। लेकिन ये है कि जब बाबा गए चूल्हे भाड़ में तो गार्डों की नौकरी पर क्या आ गई? आफत। और आपका इंटरनल इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। अब तो सीबीआई आकर भी पूछताछ करेगी। और गार्डों ने भी बाबा से खूब लूटा, पुल्हा पुल्हा के, हम आपकी सुरक्षा करते हैं, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, खरबों की संपत्ति है मठ की, इसी में से थोड़ा दे दीजिए। मिला भी है। जो मठ के प्रॉपर्टी में विवाद भी चल रहा है, जो फ्लैट बने हैं, एक गार्ड की पत्नी उसकी मालकिन है, और पूरे फ्लैट का वह आपका संचालन करती है। यानी कि बाबा के नाम पर और बाबा से आपका करोड़ों रुपया लोग कमाए, जिंदा रहते तो और कमाते। चेला यह है कि अरबों में खेलने का प्रयास करने लगा, तो भाई वो अलग बात है, रहा नहीं गया बाबा से। तो अगला देखिए भाई, आपका पुलिस एक्ट में भी याद रखना है 24 घंटा यानी कि निरंतर। और तुरंत एविडेंस की एक धारा पूछी जाती है कि एविडेंस की कौन सी धारा कंटिन्यूटी पर, यानी कि लगातार चलने पर, निरंतरता पर आधारित है। यानी कि निरंतरता पर ये भी क्वेश्चन एविडेंस में याद रखना है। वह सेक्शन है 109, यानी कि एविडेंस की धारा 109 में निरंतरता का सिद्धांत है, अनवरतता का सिद्धांत है। एक लाइन हम बता रहे हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। अर्थात 3 रिलेशन दिए गए हैं, एक केवल हम बता रहे हैं। अगर एक बार ये साबित हो जाए कि 2 व्यक्ति आपस में पार्टनर थे, तो न्यायालय मानेगा कि आज भी ये पार्टनर हैं, जब तक कि इसके विपरीत साबित न कर दिया जाए। मैंने उस समय पार्टनर थे तो आज भी क्या हैं। और बहुत पूछा जाता है अनवरत अपराध में भी, आईपीसी में, अपहरण है कि व्यपहरण, यानी कि एब्डक्शन है कि किडनैपिंग, तो लगातार चलने वाला अपराध कौन है भाई? अपहरण है कि व्यपहरण? अपहरण मार कर आइएगा, व्यपहरण नहीं। कौन सा?
और किसमें इंटेंशन का होना आवश्यक नहीं है, तब व्यापहरण। खूब गलती होती है यहाँ से। फिर एक बार इसको समझा रहा हूँ भाई, भले थोड़ा समय लगे, लेकिन अब समय आ गया है कि जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन आप अचीव करेंगे, पढ़ाया जाएगा, उतना ही 2-3 माह में आपका फायदा होगा। और प्रयास हमें भी, हमारा भी कर्तव्य है कि इतना पढ़ा दीजिए, अपने लड़कों को कम इतना पढ़ाइए ताकि किसी का कंपटीशन न रुके। बस ये एक लेक्चर सुनते रहिए, आपका यही पर्याप्त है। भले आप किताब एक अक्षर न पढ़िए, किताब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, किताब से कई गुना अधिक बताया जा रहा है, और ये सब कोरिलेशन और सब किताब में नहीं मिलेगा। तो आपका फिर याद रखिए, कौन अनवरत अपराध है, तो अपहरण, और इसमें आशय की आवश्यकता नहीं है, व्यपहरण। व्यपहरण को इंग्लिश में किडनैपिंग कहते हैं और अपहरण को एबडक्शन। तो आप कहने की सुरक्षा परिषद निरंतर, अब फिर बैक जाइए यूएनओ चार्टर के 28 में। देखिए भाई आपका अगला, सुरक्षा परिषद की बैठकें समय समय पर हुआ करेंगी, जिसमें किसी भी सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व, यदि वह राष्ट्र चाहे तो सरकार के किसी सदस्य द्वारा अथवा विशेष रूप से मनोनीत किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है। यानी कि आपका कह सकते हैं कि समय समय पर बैठक होगी और भाई ऐसा मौका दिया जाएगा कि सरकार के प्रतिनिधि क्या करें, शामिल हो सकें, जो 15 सदस्य रहेंगे। आइए, सुरक्षा परिषद संघ स्थान के अतिरिक्त अन्य ऐसे स्थानों पर भी अपनी बैठक कर सकती है जो उचित हो। यानी कि आपका सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क में तो बैठक कर ही सकती है, तो क्या अन्य जगहों पर भी बैठक कर सकती है? कर सकती है। तो तुरंत आपका संविधान से जोड़ लेना है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बैठकें कहाँ होगी, नई दिल्ली में। यानी कि दिल्ली में तो हम अपने मन से थोड़े बता रहे हैं भाई, कोई ना कोई आर्टिकल होगा, जैसे यहाँ आर्टिकल 28 है, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, 130 कट कर जाएगा, कौन सा आर्टिकल, 130। उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय कहाँ होगा, दिल्ली में, लेकिन उच्चतम न्यायालय चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अपनी बैठकें दिल्ली से बाहर भी कर सकता है, ये नहीं कि दिल्ली में। उसी प्रकार सुरक्षा परिषद चाहे तो न्यूयॉर्क से बाहर भी अपनी बैठकें क्या कर सकती हैं, कर सकती है। अब आइए 29। अभी आपका 4 अनुच्छेद इधर है, तब आगे कार्य पढ़ा जाएगा। आपका सेक्शन 29 से भी ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, और जब भी आप 29 पढ़िए तो कम से कम 3-4 अनुच्छेदों को एक साथ कोरिलेट करके पढ़िए, और एक क्वेश्चन आपका पूछने का पूरा चांस रहता है, ध्यान में रखिएगा, पूरा चांस रहता है कि एक क्वेश्चन बन जाए। और अब लास्ट में कोरिलेशन ज्यादा होता है क्योंकि आप कुछ पढ़ चुके हैं। जब भी आप 29 पढ़िएगा तो देखिए, पहले पढ़िएगा 22, फिर आपका पढ़िएगा 29, सामाजिक आर्थिक पर। सिक्सटी 68 पढ़िएगा भाई, इसके बाद
68, यानी कि आपका 3 अनुच्छेद कम से कम एक साथ पढ़ने हैं। और जाकर आप साल पेपर आज देखिएगा, ज्यादातर मामलों में इनमें से एक अनुच्छेद पूछा गया है। तो आपका अगर ये पूछे कि महासभा किस अनुच्छेद द्वारा सेकेंडरी आर्गन या सहायक अंगों की स्थापना कर सकती है, गौण अंगों की स्थापना कर सकती है, और अगर जनरल असेंबली दे या महासभा दे तो क्या मार्क कराएंगे? अनुच्छेद 22 पूछा जा चुका है भाई। अगर यही क्वेश्चन दे दे कि सुरक्षा परिषद किस अनुच्छेद के तहत सेकेंडरी आर्गन या सेकेंडरी पार्ट या सहायक अंग या गौण अंगों की स्थापना कर सकती है, अगर ये क्वेश्चन सुरक्षा परिषद में दे तो कौन सा आर्टिकल मार्क कराएंगे? 29। और ज्यादा जो पूछा गया है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद मानवाधिकार के लिए उन्नयन के लिए आयोग का गठन कर सकती है, तो किस आर्टिकल में करती है? ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो वह किस आर्टिकल में? 68। 3 अनुच्छेद एक साथ याद रखना है। अगला देखिए भाई आपका 29 के बाद आ जाइए 30। देखिए, सुरक्षा परिषद अपनी क्रियाविधि के नियम और अपने अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति स्वयं निश्चित करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सुरक्षा परिषद कैसे कार्य करेगी, इसके लिए नियमों का निर्माण कौन करेगा? तो सुरक्षा परिषद स्वयं करती है। इसके बाद आपका अनुच्छेद 31 देखिए, संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य न हो, सुरक्षा परिषद के सामने उठाए गए किसी भी प्रश्न पर होने वाली बहस में उस समय बिना मतदान के अधिकार के भाग ले सकता है, जब सुरक्षा परिषद के विचार में उस सदस्य राष्ट्र के हित विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि कोई देश है या राज्य है जो आपका कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का मेंबर नहीं है। तो अभी 2 राज्य नहीं है भाई आपका, फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी। अगर सुरक्षा परिषद किसी मामले पर विचार कर रही हो और उसमें इन राज्यों का हित है जो मेंबर यूएनओ के नहीं हैं, तो सुरक्षा परिषद अनुमति दे सकती है कि आप आकर सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लीजिए, अपनी बात कहिए, लेकिन मत देने का हक नहीं होगा। तो मत कौन देगा? केवल 15 सदस्य। और ये क्या कर सकते हैं? सुरक्षा परिषद की सहमति से केवल मीटिंग में क्या कर सकते हैं? सीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग में सेटिंग नहीं भाई, सेटिंग नहीं, सीटिंग। यानी कि मीटिंग में सीटिंग, यानी कि मीटिंग में बैठ सकते हैं। अब ये नहीं कि बैठकर वहां आप गोलबाजी करिए, तो आपका सीटिंग करिए। तो ऐसी दशा में भारत में जोड़ लेना है। कौन सा ऐसा प्राधिकारी है जो न तो मंत्री है न आपका विधायक सांसद है, और फिर भी कह सकते हैं कि सांसदों की बैठक में आपका, माने संसद की बैठक में आपका बोलने का हक है, लेकिन मत देने का हक नहीं है। तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल भी याद रखना, अभी पूछा गया था आर्टिकल सीबीआई एपीओ में आया था क्या, किस में आया था आर्टिकल? अभी अनुच्छेद आया था, अभी आपका 15-20 दिन के अंदर एग्जाम हुआ था। तो महाधिवक्ता का आया था। तो दोनों एक साथ पढ़िएगा। महाधिवक्ता राज्य विधान मंडल में बैठ सकता है, माने राज्य की विधानसभा में, विधान परिषद। और महान्यायवादी कहाँ बैठ सकता है? संसद में, किसी सदन में भाषण देगा, अपना माने मत रखेगा, लेकिन एक काम नहीं करेगा। कौन? वोट नहीं देगा।
तो ये कौन कौन है? तो अनुच्छेद 76 के तहत आपका भारत का महान्यायवादी और तुरंत महाधिवक्ता पूछा भी गया तो अनुच्छेद याद रखना है 165, यानी कि अनुच्छेद 165 के तहत कौन? राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद याद रखिएगा दोनों। 32 आइए देखा जाए 32। जब सुरक्षा परिषद के सामने कोई विवाद विचार के लिए प्रस्तुत हो तो उस विवाद में यदि एक पक्ष संयुक्त राष्ट्र का कोई ऐसा सदस्य हो जो सुरक्षा परिषद का राष्ट्र सदस्य नहीं है या कोई ऐसा राज्य हो जो यूएनओ का सदस्य नहीं है, तो ऐसी दशा में सुरक्षा परिषद उसे आमंत्रित कर सकती है कि आप सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लीजिए, लेकिन मत देने का हक नहीं होगा। इस प्रकार आपका सुरक्षा परिषद के बारे में जो मुख्य प्रावधान था वह समाप्त हुआ। अब आपका जो अलग अलग प्रावधान पढ़ने हैं और कई अनुच्छेदों से जोड़कर पढ़ने हैं वह हम देखेंगे। सुरक्षा परिषद का कार्य। सुरक्षा परिषद के कार्यों को आपका सुरक्षा परिषद तमाम कार्य करती है और एक एक कार्यों को आपका अलग अलग कर लिया जाए। सुरक्षा परिषद का पहला कार्य है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेंटेन करना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। यहीं से आप उठाइएगा कि आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कई बार ये बताया जा चुका है, हमें लगता है 10 बार लगभग हो गया है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश इसको सौंपते हैं। सुरक्षा परिषद को किस आर्टिकल में ये प्रावधान है? 24। तो सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे इसके लिए जो विवादों का निपटारा करता है दो तरीके हैं। एक, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए। तो अध्याय जरूर याद रखिएगा, अध्याय कई बार पूछा है कि शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा तो वह कौन सा चैप्टर लागू होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ का 6। और अनुशासनिक कार्यवाही, बल का प्रयोग किया जाएगा, सेंक्शन का प्रयोग किया जाएगा तो कौन सा अध्याय लागू होगा? 7। फिर एक बार याद रखिए, बार बार वो गलत करके आ रहे हैं दोनों अध्याय। अगर सुरक्षा परिषद विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अध्याय में विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे का प्रावधान है? तो अध्याय पहले याद रखना है कौन सा? 6। और आर्टिकल भी पूछा जाता है 33 से लेकर 38, यानी कि आपका आर्टिकल भी याद रखना इधर 33 से लेकर कहाँ तक? 38 तक। और यहीं दे दे कि आपका कह सकते हैं कि यहीं दे दे कि अनुशासनिक कार्यवाही या सेंक्शनल कार्यवाही आपका किस चैप्टर के तहत सुरक्षा परिषद करती है तो वह कौन सा चैप्टर मारेंगे? 7। और यहाँ भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है कि अनुशासनिक कार्यवाही किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है तो 39 से लेकर 51। इसमें अगर कुछ न याद रहे तो 2 आर्टिकल जरूर याद रखिए जो मैं इसमें बता रहा हूँ। मैंने कुछ न याद करना हो तब मैं बता रहा हूँ। एक 42 और दूसरा कौन सा? 51। देखिए इसमें क्या है, भूमिका में ही जान लेना है। जहां तक 42 की बात है, आपका अनुच्छेद 42 की बात है, इसमें बल का प्रयोग किया जाता है,
यानी कि आक्रमण कर दीजिए आपका जल से, थल से, नभ से, और आक्रमण करके किसी देश पर और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या रखिए, मेंटेन। जैसे उदाहरण देखिए भाई, अफगानिस्तान में आपका इतिहास रहा है, वो आपका 20 साल पहले भी तालिबान की सत्ता थी, लेकिन तालिबान ने आपका अमेरिका पर ही हमला कर दिया। तो अमेरिका पर जब हमला अल-कायदा ने कर दिया, तो ऐसी दशा में सुरक्षा परिषद ने प्रपोजल पास किया और कहा कि इन आतंकवादियों को अब क्या किया जाए, नेस्ते नाबूद। तो आपका सुरक्षा परिषद कार्यवाही किया। अमेरिका भाई मुख्य रूप से उसमें शामिल था, पश्चिमी देशों की तमाम सेनाएं थी, और अंत में शासन समाप्त करके और लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई, चुनाव हुआ। लेकिन फिर वहीं भ्रष्टाचार ने सारा क्या किया, खेला बिगाड़ दिया, और फिर तालिबान ने कब्जा कर लिया आपका। तो ऐसी दशा में कुल मिलाकर अगर किसी विवाद से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है, तो ऐसी दशा में सुरक्षा परिषद ये डिसाइड करेगी कि खतरा है कि नहीं, और खतरा है तो आपका बल का प्रदर्शन इत्यादि तो करेगी ही, लेकिन अंत में, सबसे अंत में क्या होगा, बल का प्रयोग होगा। और बस वही याद रखना है कि बल का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 42। और आत्मरक्षा का सिद्धांत पूछा जाता है। प्रत्येक राज्य को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, तो आत्मरक्षा का अधिकार कहाँ समाहित है, तो वह भी याद करके जाइएगा। एलएलएम में भी पूछा गया, नेट में भी और जे में भी। कौन सा आर्टिकल, 51, सेल्फ डिफेंस। इसको हम कोरिलेट करेंगे भारत से भी, लेकिन सबसे पहले विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा। भाई सभी लोग प्रयास करते हैं कि जो भी विवाद हो अगर शांति से निपट जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। तो विवादों का जब भी आप शांतिपूर्ण निपटारा पढ़िए, तो पहले यूएनओ का चार्टर न पढ़िए, पहले भारतीय कानून पढ़ लेना चाहिए, और तब आपका अध्याय 6 शुरू किया जाएगा। तो भाई पुराने लोग को तो जानते ही हैं कि विवादों को शांति तरीके से निपटा दिया जाए, सुलह समझौते से निपटा दिया जाए, माध्यस्थम से निपटा दिया जाए, सुलह समझौता कर लिया जाए। आपका कह सकते हैं कि इन बातों का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो भारत में पहले कोरिलेट करना है। देखिए सबसे पहले आप संविधान का अनुच्छेद 51 उठाइएगा। मैं बता रहा हूँ कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से क्या करे, निपटारा। यानी कि भारत हमेशा यह प्रयास करेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उसको माध्यस्थम से, सुलह से, आपका वार्ता से, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से क्या किया जाए, निपटाया जाए। और भारत का जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं, यही प्रावधान थोड़ा व्यापक रूप से यूएनओ चार्टर के अध्याय 6 में मिलेंगे। अब अगला ये तो संविधान हो गया, आर्टिकल 51 याद करके जाना है, पूछा गया था। इसके बाद आपका विवाद का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा आपका सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, और वह अनुच्छेद आपका 142 है। और इसके बाद सीपीसी में पूछा जाता है, तो आपका 89 मार्क कर आइएगा। और यही बात सीआरपीसी में सुलह समझौता पूछे तो सीआरपीसी में 320 मार्क कर आइएगा। और यही क्वेश्चन अगर आपका साक्ष्य अधिनियम में आ जाए कि कौन सी आर्टिकल साक्ष्य अधिनियम का ये कहता है कि पक्षकार सिविल मामलों में सुलह समझौता कर लें, तो साक्ष्य अधिनियम में क्या मार्कर आना है, 23।
सबको एक एक लाइन देखना है अच्छे से। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का पूरा चांस रहता है। देखिए भाई, आपका संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में ये इनहेरेंट पावर या अंतर्निहित शक्ति समाहित है कि उच्चतम न्यायालय चाहे तो न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, न्याय की हत्या को रोकने के लिए या जस्टिस के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारे सुलह समझौते, माध्यस्थम यानी कि आर्बिट्रेशन या मीडिएशन इत्यादि द्वारा प्रयास कर सकता है कि विवाद का निपटारा हो जाए। और इसका उत्तम उदाहरण अयोध्या विवाद रहा, जहां की अंत तक सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया कि विवाद का निपटारा सुलह समझौते से हो जाए और 3 लोगों की कमेटी भी बनाया, लेकिन कोई झुका नहीं और सुलह समझौता नहीं हो पाया। तो लास्ट में गोगोई साहब ने कहा कि मैं तो जाऊंगा, लेकिन इस विवाद को खत्म करके जाऊंगा, और आपका रिटायरमेंट के पहले निर्णय दे दिए तब गए। यानी कि गए, लेकिन उसके पहले फैसला सुना के और लगातार सुनवाई की गई कि कौन सा अनुच्छेद है आपका सुलह समझौता, सुप्रीम कोर्ट भी प्रश्रय देगा 142। अगला अनुच्छेद आइए, सीपीसी की धारा 89। बहुत पूछा जाता है, बिहार में तो बहुत पूछा गया है, यूपी में भी आया था। 89 पर 5-6 लाइन जरूर याद रखिए, जो बार बार कंपटीशन में क्या हो रहा है, अटैक कर रहा है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सिविल सीपीसी की कौन सी धारा न्यायालय से बाहर विवादों का निपटारा का प्रावधान करती है। तो एक ही लाइन जवाब रहेगा 89। मैंने न्यायालय से बाहर विवाद निपटा लिए जाए तो अच्छा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन जो बिहार ने बनाया कि 89 किस सन में या किस ईयर में आपका प्रतिस्थापित की गई, नए सिरे से लिखी गई। सन पूछा था झारखंड और बिहार, तो 1999 यानी कि 1999 ईस्वी में इस धारा को क्या किया गया, प्रतिस्थापित। तीसरा क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर यह प्रतिस्थापित की गई, ये बिहार ने भी बनाया। तो जस्टिस मलीमत समिति, कौन सी समिति, मलीमत। और चैलेंज इसको दिया गया, अभी पिछली बार बिहार ने केस पूछा था, सेलम एडवोकेट्स ऑन रिगार्ड, सेलम एडवोकेट्स। तो भाई इतना आप न जानिए, सीपीसी में बताया जाएगा, लेकिन एक लाइन जानिए कि सीपीसी की धारा 89 4 ऐसे तरीके बताती हैं जहां की सिविल विवादों का निपटारा न्यायालय से बाहर कर सकते हैं। उसमें माध्यस्थम भी हैं, मध्यस्थ भी हैं, लोक अदालत भी हैं और सुलह भी है। याद रखिए। इसके बाद सीआरपीसी में सुलह समझौता यानी कि कंपाउंड ऑफेंस यानी कि समनीय अपराध जिसमें समझौता हो सकता है, उसकी एक लिस्ट दी गई है क्रिमिनल मामलों की, सबका नहीं हो सकता समझौता। तो वह किस धारा में है, सीआरपीसी की 320। और साक्ष्य नियम की कौन सी धारा सुलह समझौते को मने प्रश्रय देती है, तो कौन सी, 23। आपका बता भी था भाई कि प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई स्वीकृति, यानी कि हम एडमिशन तो कर रहे हैं लेकिन ये हमारे विपरीत एडमिशन के रूप में साक्ष्य में प्रयोग नहीं किया जाए। अब अगला ये अध्याय 6 शुरू किया जाए, और जब भी अध्याय 6 पढ़िएगा भारतीय कानूनों को जोड़ते रहिए। उसके सीपीसी, जहाँ सीआरपीसी आए, जहाँ संविधान आए,
इसका फायदा ये होगा कि आप माने एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी तैयार होगा और साथ साथ 3-4 कानून भी आपके क्या होंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि जब कोरिलेशन बताया जाए तो आपका कर्तव्य है कि बेयर एक्ट पर ही उसी आर्टिकल के पास लिख लेना चाहिए। देखिए भाई, आपका अध्याय 6 हम शुरू करने जा रहे हैं, विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा। देखिए आर्टिकल 33 देखिए, किसी ऐसे विवाद से जिसके बने रहने से विश्व की शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो तो संबंधित सभी पक्ष उस विवाद को सबसे पहले बातचीत, यानी कि भाई बातचीत से निपटा लिया जाए अच्छा रहेगा। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कहता है कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा आपसी बातचीत से क्या करना चाहिए, निपटाना चाहिए। बातचीत पूछताछ से निपटा लिया जाए, मध्यस्थता से निपटा लिया जाए, समझौता करके निपटा लिया जाए, विवाचन यानी कि आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थम से निपटा लिया जाए, न्यायिक समझौते से निपटा लिया जाए कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय से निपटा लिया जाए, या क्षेत्रीय अभिकरणों या व्यवस्थाओं या अपनी पसंद के अन्य शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपका कुल मिलाकर आपका ये बात बताई गई है कि अगर कोई भी विवाद हो जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से अपनाया जाए। तो शांतिपूर्ण ढंग में क्या क्या शामिल है, बातचीत शामिल है कि नहीं, आपस में है, आर्बिट्रेशन या विवाचन या मध्यस्थम शामिल है कि नहीं है, मीडिएटर शामिल है कि नहीं, मध्यस्थ है, सुलह शामिल है कि नहीं है, आपका न्यायिक निर्णय से निपटा लीजिए, या जो क्षेत्रीय एजेंसियां हैं उनसे आप जाकर कहिए और आप अपना विवाद क्या करिए, निपटाइए। अगला देखिए दूसरा खंड, इसमें सुरक्षा परिषद जब आवश्यक समझेगी विवाद से संबंधित पक्षों को अपने विवाद ऐसे साधनों से निपटाने के लिए कहेगी, यानी ऐसे साधन अपना कर क्या करिए, निपटा लीजिए। ये सुरक्षा परिषद भी कह सकेगी आवश्यक समझने पर। अगला देखिए भाई 34, सुरक्षा परिषद किसी ऐसे विवाद या परिशांत की जांच पड़ताल कर सकती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य या विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो। जांच पड़ताल का उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि यदि वह विवाद या परिस्थिति जारी है तो क्या उससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा होने की संभावना है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सुरक्षा परिषद ऐसे विवाद या परिस्थिति की जांच पड़ताल कर सकती है, यानी कि स्वयं कर सकती है। तो अब यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि सुरक्षा परिषद किस अनुच्छेद के तहत स्वयं जांच पड़ताल कर सकता है विवाद का, तो कौन सा अनुच्छेद मारेंगे, 34, यानी कि सुरक्षा परिषद सुमोटो से स्वप्रेरणा, उसको लिख लीजिएगा डायरेक्ट पर ही, सुरक्षा परिषद सुमोटो से अर्थात स्वयं के ज्ञान पर आपका, यानी कि सुमोटो कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, क्या सुरक्षा परिषद स्वयं के ज्ञान पर किसी विवाद की जांच पड़ताल स्वयं कर सकती है कि नहीं, कर सकती है। किस आर्टिकल में कर सकती है, 34, कब, जब उस विवाद या परिस्थिति से क्या डिस्टर्ब होने की संभावना हो, तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब इसी को आपका सीआरपीसी में जोड़ लेना है।
और आपका कह सकते हैं कि संविधान में जोड़ना है। बताइए, पहले संविधान ही आप लोग बताइए, क्या उच्चतम न्यायालय किसी मामले में सुमोटो से या स्वयं के ज्ञान पर, अपनी ही नॉलेज पर संज्ञान ले सकता है कि नहीं? अवगत हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि लोकहित का मामला है तो किस आर्टिकल में वह सुमोटो से काग्निजेंस ले सकता है? आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट में आ जाए तो आर्टिकल 226। भाई याद रखे, सुमोटो मैं बता रहा हूँ अपने ज्ञान पर। यहाँ जो आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है वह सीआरपीसी में जाकर बनता है। यानी कि अच्छा क्वेश्चन जो आपका बनेगा, संविधान तो भाई लोग जानते ही रहते हैं। आपका अच्छा क्वेश्चन जो बनता है सीआरपीसी में बनता है कि क्या कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमोटो से, सुमोटो मतलब अपने ही ज्ञान से, अपनी ही प्रेरणा से क्या किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है कि नहीं ले सकता? तो कौन सी धारा है सीआरपीसी की? 190 1C। भाई खंड वाइज जानना है। आप सीआरपीसी की कौन सी धारा पढ़ेंगे? 190 1C। यानी कि मजिस्ट्रेट सुमोटो से स्वयं के ज्ञान पर या स्वयं के जानकारी पर किसी अपराध का, देखिए तो बीटी बचा है ना, नहीं बैटरी लग गई ना, अलग से कटेगा नहीं, लाइट कटेगी तो आ रही ना आवाज। देखिए, आपका स्वयं के ज्ञान पर संज्ञान लेना, ये अच्छे से तैयार रखिएगा। किस धारा में? सीआरपीसी के 190 1C। खूब पूछा जाता है ये भी। अगला देखिए आपका 34 के बाद 35 देखा जाए। अनुच्छेद 34 में जिस प्रकार के विवादों और परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, उस प्रकार के किसी भी विवाद या परिस्थिति की ओर संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देश सुरक्षा परिषद में जा सकता है और सुरक्षा परिषद से कह सकता है कि हजूर ऐसा परिस्थिति या विवाद उत्पन्न हुआ है, इस विवाद से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या है खतरा, अतः आप कोई उपाय करिए। और जो देश जो देश यूएनओ का मेंबर नहीं है वह भी जाकर कह सकता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के देश भी जाकर कह सकते हैं। और कौन जाकर एप्लीकेशन दे देगा, शिकायत करेगा? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर नहीं। अब इसी को कश्मीर मुद्दे से जोड़ लेना है। जब आपका कश्मीर मुद्दा उठा तो आपका हुआ क्या कि भारत चला गया आपका सुरक्षा परिषद में, और सुरक्षा परिषद से मांग कर, यही गलती कर दिया कि सुरक्षा परिषद से मांग कर दिया कि इस विवाद से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा डिस्टर्ब हो सकती है। तो बस सुरक्षा परिषद ने एक लाइन में प्रस्ताव पास कर दिया कि यथा स्थिति क्या करिए, बनाए रहिए, स्टेटस को बनाए रखिए। यानी कि जहाँ जो है वहीं क्या कर जाए, रुक जाए। तो भाई आपका जहाँ पाकिस्तान था वो रुक गया, और जहाँ भारत था क्या? यही लोग मन आलोचना भी करते हैं लोग जवाहरलाल नेहरू की, इनको क्या जरूरत थी जाने की? पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लेते तब जाते, या कम से कम जो कश्मीर था पूरा कब्जा कर लेते तब 10 दिन बाद जाते। पहले जाकर क्या किए? आधा आधा हो गया, न 3 में न 13 में। उधर भी बवाल चलता है, उधर भी आंदोलन चलता है, इधर भी आजादी उधर भी आजादी। उधर लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग करते हैं और इधर भारत से। तो समस्या ये है। यानी कि आज क्वेश्चन ये बता है कि सुरक्षा परिषद किसी मामले की जांच पड़ताल कैसे कर सकती है? ऑप्शन देखिए तीनों मिलाकर।
स्वयं के ज्ञान पर पहला देगा। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य के अनुरोध पर। तीसरा दे देगा ऐसे राज्य के अनुरोध पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है और उपर्युक्त सभी। तो आप क्या मार कराएंगे? इतना बताने का मतलब क्या हुआ? उपर्युक्त सभी। और जो नहीं पढ़े रहेंगे वो सोचेंगे कि भाई स्वयं के तो ज्ञान पर ये बाहरी कहाँ से आ जाएगा। हाँ भाई, आपका देखिए एक दो और अनुच्छेद भाई, वैसे भी आज काफी लेट क्लास शुरू हुआ है। और देखिए आपका ये इस अनुच्छेद के अधीन जिन मामलों की और महासभा के ध्यान यो छोड़ दीजिए। आपका 36 देखिए, जिस प्रकार के विवाद का उल्लेख अनुच्छेद 33 में किया गया है उस प्रकार के विवाद या उसी प्रकार की किसी परिस्थिति के उत्पन्न होने पर विवाद की किसी भी अवस्था में सुरक्षा परिषद उपयुक्त कार्यवाही या समझौते के उपाय की सिफारिश करेगी, यानी कि पक्षकारों से कहेगी कि बातचीत से मामला क्या कर लीजिए, सुलझा लीजिए। सुरक्षा परिषद ऐसे किसी कार्यवाही को भी ध्यान में रखेगी जिसे विवाद से संबंधित पक्ष विवाद को सुलझाने के लिए अपना चुके हों। ये भी आप छोड़ दीजिए। तीसरा देखिए, इस अनुच्छेद के अधीन सिफारिशें करते समय सुरक्षा परिषद इस बात को ध्यान में रखेगी कि सामान्यतः न्यायिक विवादों के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के उपबंधों के अनुसार उसी न्यायालय में भेज दिया जाए, यानी कि न्यायालय में भी मामला जा सकता है। छोड़ सकते हैं ये दो अनुच्छेद हैं, कम से कम ये अध्याय समाप्त हो जाए। 37 देखिए, अनुच्छेद 33 में जिस प्रकार के विवादों का उल्लेख किया गया है यदि उस प्रकार के किसी विवाद से संबंधित पक्ष अपने विवाद को उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट साधनों के द्वारा नहीं सुलझा पाते तो उसे सुरक्षा परिषद में भेज देंगे। और ऐसी दशा में सुरक्षा परिषद क्या करेगी? तो यदि सुरक्षा परिषद के विचारों में विवाद के जारी रहने से वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो तो यह निश्चित करेगी कि अनुच्छेद 36 के अधीन कोई कार्यवाही की जाए या समझौते के लिए ऐसी शर्तों की सिफारिश की जाए जो उसके विचार में उचित हो। और अनुच्छेद 38, यदि किसी विवाद से संबंधित सभी पक्ष सुरक्षा परिषद से अनुरोध करें तो वह शांतिपूर्ण ढंग से विवाद सुलझाने की दृष्टि से सिफारिश कर सकती है। यानी कि कुल मिलाकर आपका यही निष्कर्ष निकला दो अनुच्छेदों में। इधर से कम क्वेश्चन आए कि सुरक्षा परिषद हमेशा प्रयास करेगी कि विवाद का निपटारा सुलह समझौते या आपसी बातचीत द्वारा होगा। तो 2-3 इसमें क्वेश्चन आपका बनते हैं और वह क्वेश्चन आपको शुरुआती दौर में बता गए। ये 3 अनुच्छेद छोड़ सकते हैं आप लास्ट में। आपका देखिए भाई, आज आपका शेड्यूल बता दिया जाए। थोड़ा मैंने दिक्कत में थोड़ा काम पड़ गया, रात में एक लोगों की तबीयत थोड़ा खराब हो गई थी, जाना पड़ा, इसलिए आपका ये एक सब्जेक्ट आज भी रोका जाएगा और पुलिस एक्ट चलेगा। यानी कि आपका जो अगला सब्जेक्ट चलेगा भाई बता दिया जाए, एविडेंस एक्ट आज रोका जा रहा है और आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम केवल चल पाएगा, क्योंकि भाई आदमी रात भर जगह 1-2 घंटा सोया तो उतना चल नहीं सकता बहुत लेट तक। तो आपका पुलिस अधिनियम अभी चलेगा। और जो लाइव क्लास लोग पढ़ रहे हैं उनको भी बताया जा रहा है भाई कि आज एविडेंस की क्लास ऑफ रहेगी।